नमस्कार। आज हम हरियाणा के भिवानी जिले में गांव है सागवान। उसकी एक काफी झकझोर देने वाली कहानी पे बात करेंगे। जी। हाल में जो बाढ़ आई उसने गांव को लगभग मतलब पूरी तरह से तबाह कर दिया। हाँ, हमने भी इसके बारे में सुना और देखा है। हमारे पास एक YouTube वीडियो के कुछ अंश हैं इस पर, हम्म। तो आज हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखना होगा कि असल में हुआ क्या और कैसे चीजें आगे बढ़ी। हाँ, हमारा मकसद यही है कि समझें कि ये तबाही कितनी बड़ी थी, गांव वालों ने क्या झेला, और फिर एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड जगह से मदद आई जिसने एक उम्मीद जगाई। अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। पहले बात करते हैं उस मंजर की जो बाढ़ ने छोड़ा। सागवान गांव, करीब 1500 घर थे वहां। 1500 घर, काफी बड़ा गांव है। हाँ, और सोचिए पूरा का पूरा गांव पानी में डूब गया। पूरा गांव? हाँ, फसलें तो आप पूछे मत, 100% खत्म। घर या तो गिर गए या मतलब रहने लायक ही नहीं बचे। स्कूल भी आधे पानी में थे। ओह, तो नतीजा पूरा गांव खाली हो गया। लोगों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ा या कहीं ऊंची जगहों पर टेंट लगा कर रहना पड़ा। बहुत ही मुश्किल हालात रहे होंगे। बिल्कुल। और अपना सब कुछ तो गया ही, जो पशु थे उन्हें भी औने पौने दामों में बेचना पड़ा। आप सोच सकती हैं वो बेबसी। जी, ये सिर्फ मकान या खेत का नुकसान नहीं होता, ये एक तरह से पूरी जिंदगी का ताना बाना उजड़ जाना है। जैसा स्रोत बताते हैं, गांव वालों को लगा जैसे वो 50 साल पीछे चले गए। 50 साल? हाँ, ये गहरा सदमा होता है। भविष्य को लेकर एकदम अनिश्चितता कि क्या होगा आगे, क्या कभी वापस अपने घर जा पाएंगे। और कुछ दुखद मौतें भी हुई शायद। हाँ, कुछ लोगों की सदमे से या डूबने से मौत की भी खबरें थीं। गांव एकदम वीरान सा हो गया था, मातम का माहौल था। ऐसी भयानक स्थिति में भी गांव के जो सरपंच हैं बलजीत सिंह जी और बाकी गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, उन्होंने क्या किया? करीब 1 महीने तक उन्होंने खुद ही कोशिश की, बांध बनाने की, पानी रोकने की, पर वो नाकाफी था। हाँ, इतनी बड़ी आपदा में शायद ये संभव भी नहीं था। फिर उन्होंने प्रशासन से, नेताओं से गुहार लगाई। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी वहां पहुंची थी। जी। लेकिन गांव वालों के मुताबिक जो मदद चाहिए थी, मतलब फौरन असरदार मदद, वो उस वक्त नहीं मिल पाई जैसी उम्मीद थी। हाँ, अक्सर यही होता है कि प्रक्रिया में समय लग जाता है। बिल्कुल। और इसी निराशा के बीच जब सारे रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब उन्होंने एक अलग दिशा में सोचा। किस दिशा में? उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से संपर्क करने का फैसला किया। ओह, ये एक दिलचस्प मोड़ है कहानी में। हाँ, ये वाकई एक बड़ा कदम था। सरपंच और पंचायत ने उनसे मदद मांगी। पानी निकालने के लिए 10 बड़ी मोटरें चाहिए थी। अच्छा, क्या मांगा उन्होंने? 10 मोटरें, वो भी 20 हॉर्स पावर वाली किर्लोस्कर की, और करीब 20,000 फुट पाइप, पानी बाहर निकालने के लिए। ये तो काफी बड़ा इंतजाम है। हाँ बिल्कुल। और फिर जो हुआ वो गांव वालों के लिए भी मतलब एक तरह का चमत्कार ही था। क्या हुआ? उनकी अर्जी मंजूर हुई और सिर्फ 24 घंटे के अंदर। सिर्फ 24 घंटे में? हाँ, ट्रकों में भरकर वो सारा सामान, मोटरें, पाइप, केबल, स्टार्टर, सब गांव पहुंच गया। कमाल है। गांव वाले बिल्कुल हैरान थे। उन्होंने इसे क्विक सर्विस कहा, खासकर तब जब वो सरकारी मदद का इंतजार ही कर रहे थे। ये बात वाकई गौर करने वाली है। जहां एक तरफ शायद आश्वासन मिल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से करोड़ों का सामान बिना किसी कागजी कार्रवाई के फौरन पहुंच गया। हाँ, कुछ गांव वालों ने तो यहाँ तक कहा कि अब उन्हें असली सरकार मिली है। ये टिप्पणी बहुत कुछ कहती है संकट के समय लोगों की अपेक्षाओं और अनुभवों के बारे में। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी गैर सरकारी संगठन ज्यादा तेजी से जमीनी हकीकत पर प्रतिक्रिया दे पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस मदद के साथ एक शर्त भी जुड़ी हुई थी। अच्छा, क्या शर्त थी? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक पत्र भी आया। उसमें साफ लिखा था कि ये मदद इसलिए दी जा रही है ताकि गांव वाले मिलकर जल्दी से जल्दी पानी निकालें और अगली फसल की तैयारी करें। मतलब एक जिम्मेदारी भी दी गई। हाँ, और ये भी कहा कि ट्रस्ट ड्रोन से नजर रखेगा। पहले की स्थिति, पानी निकालते समय, और फिर जो फसल लहलहाएगी उसकी वीडियो बनाकर दानदाताओं को दिखाई जाएगी। पारदर्शिता के लिए। ये भी एक अच्छा कदम है। और जरूरत पड़ने पर और सामान देने का वादा भी किया। लेकिन एक चेतावनी भी थी कि अगर इस बार गांव वाले मिलकर सफल नहीं हुए तो शायद भविष्य में मदद ना मिले। तो एक तरह से ये मदद के साथ साथ एक प्रेरणा और चुनौती भी थी। बिल्कुल। और साथ में एक सुझाव भी था कि इन पाइपों को स्थायी समाधान के तौर पर जमीन में दबा दिया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति बने तो तुरंत इस्तेमाल हो सके। समझदारी भरा सुझाव है। और सबसे अच्छी बात,
गांव वालों ने ये जिम्मेदारी स्वीकार की। उनमें एक नया जोश, एक नया हौसला जागा है। ये बहुत जरूरी था उस निराशा के माहौल में। हाँ, कई लोगों ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें तब जवा दिया, मतलब एक नया जीवन दिया, जब वो सब कुछ हार चुके थे। अब उन्हें यकीन है कि गांव फिर से बसेगा, खेत फिर से हरे भरे होंगे। तो ये कहानी सिर्फ तबाही और सरकारी तंत्र की धीमी गति की नहीं है। ये समुदाय के लचीलेपन, विश्वास की ताकत और एक अप्रत्याशित स्रोत से मिली उम्मीद की भी कहानी है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमने सागवान गांव की ये पूरी कहानी देखी, कैसे वो विनाश के कगार से एक नई सुबह की ओर बढ़ रहे हैं, एक अप्रत्याशित मदद के सहारे। यहाँ सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब आपदा आती है और जो हमारी स्थापित संस्थाएं हैं, जैसे सरकार या प्रशासन, उनसे मदद या तो देर से मिलती है या नाकाफी लगती है। और ऐसे में कोई दूसरा समूह, चाहे वो कोई धार्मिक संस्था हो या कोई और संगठन, वो ज्यादा तेजी से और प्रभावी ढंग से मदद पहुंचा देता है। तो ये स्थिति हमें क्या बताती है? समुदायों के अपने स्तर पर खड़े होने की क्षमता के बारे में, विश्वास पर आधारित सहायता की भूमिका के बारे में, और नागरिक होने के नाते हमारी अलग-अलग संस्थाओं से क्या अपेक्षाएं होनी चाहिए, खासकर संकट के समय। इस पर विचार करना जरूरी है।